वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल एसएससी पॉइंट 95 में स्वागत है आप सभी लोगों का। देखिए आज हम लोग जो है आज से सामान्य ज्ञान और भारतीय कृषि के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं उनमें जितना भी साइंस का पोर्शन आएगा वो सारा कुछ यहाँ से आप लोगों को कवर हो जाएगा। एग्ज़ाम जैसे जो भी आने वाले हैं, जैसे पैट एग्ज़ाम हो या फिर यूपी बीएड का एग्ज़ाम हो तो और या फिर यूपी पीएससी का एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो इसमें जो भी जितने भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, देखिए साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले साइंस को ही देखेंगे। ये वन लाइनर टाइप का है, फिर भी इसमें हम लोग आपको समझाते चलेंगे ताकि आप लोगों के दिमाग में जो है फैक्ट रटने ना पड़े। आप लोगों को पूरी कोशिश करेंगे कि फैक्ट आसानी से समझ में आ जाएँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है जनरल साइंस और इंडियन एग्रीकल्चर है। इसमें हम लोग सबसे पहले जनरल साइंस को देख लेते हैं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें देखेंगे सबसे पहले हम लोग, और इंडियन साइंस को उसके पश्चात हम लोग बाद में करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे, उसके पश्चात हम लोग केमिस्ट्री फिर बायोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये सारे क्वेश्चन सब भी जितने भी क्वेश्चन हैं वो यूपी पीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ही पूछे गए हैं। देखिए ये जैसे यूपी लोअर है, ये कौन सी संस्था कराती है, तो ये यूपी ट्रिपल एससी कराती है, ठीक है। यूपी लोअर का एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी कराती है। जो एग्ज़ाम जो है पेट संस्था ले रही है यूपी ट्रिपल एससी, वही इसका भी एग्ज़ाम करवाती है। तो उसके यहाँ से आप लोग आराम से देख सकते हैं कि उसका लेवल सेम मैच करेगा पेट के एग्ज़ाम से, ठीक है। यूपी पीएससी के प्री में जो भी आते हैं तो ये यूपी पीएससी वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो अब पहले हम लोग फिजिक्स के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग पहला टॉपिक है मात्रक और इकाइयाँ और उनकी भौतिक राशियाँ, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान जो है 200 फ़ारेनहाइट है, इसका मान जो है सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो अगर सेल्सियस पैमाने पर जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखेंगे हम लोग। अब देखिए पहले फ़ारेनहाइट देख लेते हैं। फ़ारेनहाइट में जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो ये फ्रीजिंग होता है 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो ये लिखते हैं सी माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0, C-0, सी मीन्स केल्विन ओपान, ये इनका डिफरेंस लिखते हैं। डिफरेंस कितना आता है, तो 100 में से 0 घटाएंगे तो 100 ही आएगा, ठीक है। बराबर यहाँ पर लिखेंगे F माइनस कितना, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 32, तो यहाँ पे 32 लिखेंगे। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 180, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पर जो भी अगर आपसे जो भी पूछा जाए, मान लो जी अगर आपको सेल्सियस में दे देता और फ़ारेनहाइट में निकाल दे तो भी निकाल लेते। और यहाँ पे फ़ारेनहाइट दिया गया है, इसमें आप लोगों को सेल्सियस में पूछा गया है, ये सेल्सियस है तो इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए फ़ारेनहाइट की जगह यहाँ पर बस हम लोग 200 रख देंगे, पूरी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलिए रखते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा C-0/100 बराबर ये कितना रखना है वहाँ पे 200 माइनस उस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 32 और दोनों का डिफरेंस 180, ठीक है। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा C/100 इक्वल, इसको 200 में से 32 घटाइए 168 आएगा अपॉन 180। अब देखिए ये 0 से 0 ख़त्म, या ये 10 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1680 अपॉन 18। और जब इसको आप लोग भाग लगाएंगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी कितनी 93.3 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये सेंटीग्रेड में हो गया, तो ये हो गया वैल्यू। आप लोग ऐसे ही अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो आप लोग इससे निकालेंगे, अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो उसी को पलट देंगे तो फ़ारेनहाइट में निकल आएगा। चलिए शुरू, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का क्या मात्रक है, तो ये डायोप्टर होती है, ये तो पता होगा सभी को। नेक्स्ट है पार्सेक की इकाई क्या है, पार्सेक की इकाई क्या है, पार्सेक इकाई ये किसकी है, ये यहाँ पे देखा गया है किसकी है, ये पूछा गया है, तो ये दूरी की इकाई है पार्सेक, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है फर्मीमीटर, ठीक है। फर्मीमीटर को कैसे लिखते हैं 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी होती है, तो कितनी होती है 1 वर्ष में चली गई दूरी, तो प्रकाश वर्ष होती है। 1 प्रकाश वर्ष, 1 वर्ष में कितनी जितनी दूरी चली जाती है उसको 1 प्रकाश वर्ष के बराबर माना जाता है, ठीक है।
ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, मतलब अक्सर देखा जाता है क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है। ठीक है, तो उसमें दे देगा और एक ऑप्शन ये रहेगा कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, तो आप लोगों को यही टिक करना है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक देखिए जूल होता है। ठीक है, तेल तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है, तो देखिए एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब क्या होता है, अगर चंद्रमा की सतह से कोई भी चट्टान पृथ्वी पर लाएं तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, अब भार क्यों बदल जाएगा, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो चंद्रमा पे कितना होता है, पृथ्वी का 1/6 होता है। ठीक है, इसलिए जो भार चंद्रमा पे होगा उसका 6 टाइम यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा पृथ्वी पर जब उसको लाएंगे। मान लीजिए चंद्रमा पर वो 1 kg का है, तो जब पृथ्वी पर लाएंगे तो वो यहाँ पर 6 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 kg का हो जाएगा। ठीक है, तो भार तो बदल गया लेकिन द्रव्यमान जो रहेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है सदिश राशि कौन सी होती हैं, तो जिनमें परिणाम के साथ दिशा की आवश्यकता होती है वो सदिश राशियाँ होती हैं, तो इसमें विस्थापन आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, और भी होती हैं पर यहाँ पर विस्थापन आएगा। बढ़ते नेक्स्ट है माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। देखिए 0.39 से गुणा करेंगे अगर, तो सेंटीमीटर में अगर करेंगे तो इंच बन जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन की इकाई है। ठीक है, ये विद्युत उत्पादन की इकाई है मेगावाट। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, इसको अभी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हवाई जहाज़ तथा पोत की गति नाट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नाट की गति कितनी होती है, देखिए 1 नाट की गति कितनी होती है, 1 नाट की होती है 1.15 मील प्रति घंटा। ठीक है, मील प्रति आवर्स। तो देखिए अब यहाँ पर 100 दिया है तो यहाँ पर 100 का गुणा हो जाएगा 1.15 में, तो कितना हो जाएगा 115 आ जाएगा, 115 मील प्रति घंटा के बराबर हो जाएगा इस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वायु की गति मापी जाती है तो किसके द्वारा, एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, दूरी की इकाई नहीं है, तो दूरी की इकाई वर्ग मील नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग मील। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए यंत्र का नाम लिखा है और यहाँ पर राशियाँ जो ये नापते हैं यंत्र, तो देखिए एनीमोमीटर अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ये क्या है, वायु की गति नापता है। ठीक है, अमीटर ये विद्युत धारा मापा जाता है इससे। टेकोमीटर इससे गुणन की गति मापी जाती है और पायरोमीटर इससे उच्च दाब मापा जाता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। सही सुमेलित हैं इसमें भी, देखिए सारे सब सही सुमेलित हैं क्योंकि ये मॉक टेस्ट या पेपर नहीं है जो सुमेलित नहीं होगा, इसमें सब आप लोगों को सुमेलित ही मिलेगा। देखिए यहाँ पर उच्च वेग की इकाई क्या होती है, उच्च वेग की इकाई मैक होती है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य की इकाई एंगस्ट्राम होती है, दाब की इकाई पास्कल होती है, ऊर्जा की इकाई जूल होती है। बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर भी सूची 1 सूची 2 है, यहाँ पर भौतिक राशियाँ हैं, ये उनकी इकाई हैं। जैसे त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बल का न्यूटन, कृतकार की इकाई जूल, आवेग की इकाई न्यूटन प्रति सेकंड होती है, न्यूटन सेकंड होती है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट है क्यूसेक, तो क्यूसेक मतलब किसकी इकाई है या फिर किसका मापक, इसकी इकाई है ये यहाँ, तो प्रवाह की दर को क्यूसेक से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, बाइट जो है कंप्यूटर की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता, इससे रिएक्टर मीटर के द्वारा मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। ठीक है, दाब की इकाई क्या है, बार, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है, एंगस्ट्राम, ऊर्जा की जूल। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता की डेसिबल और आवृत्ति की हर्ट्ज होती है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए इकाई है, जैसे वाट किसकी इकाई है, तो वाट शक्ति की इकाई है। ठीक है, नॉट अभी ऊपर हमने आप लोगों को देखा कि जो जहाज की दूरी मापी जाती है तो नॉट, 1 नॉट बराबर कितना होता है, 1.15 मील। ठीक है, प्रति हावर्स, इसको आप लोग याद रखिएगा। नॉटिकल मील, तो नौ संचालन की दूरी नॉटिकल मील से मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैलोरी किसकी इकाई है, कैलोरी की इकाई क्या है, उष्मा जो है कैलोरी, उष्मा की इकाई जो है कैलोरी है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। वेक्टर का परिणाम क्या है, तो बल है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम लोग विभिन्न मापक यंत्र देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए पहला है कि अति सूक्ष्म समय अंतराल
नैनो सेकंड से भी कम जो होता है उसको किससे मापते हैं, तो उसको जो है परमाणु घड़ी द्वारा मापते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यही परमाणु घड़ी जो है जितने भी उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं तो उन सब में परमाणु घड़ी का ही यूज होता है। ठीक है, जो बहुत ही माइन्यूट समय, सेकंड से भी कम समय को माप देती है। ठीक है, परमाणु घड़ी। नेक्स्ट है पैरोमीटर। पैरोमीटर कहा जाता है, पैरोमीटर को क्या कहा जाता है, तो विकिरण तापमापी, सॉरी पैरोमीटर जो है विकिरण तापमापी को पैरोमीटर कहा जाता है। ये क्या करता है, ये सूर्य का ताप वगैरह मापने में पैरोमीटर का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पैरहेलियोमीटर का उपयोग क्या किस में किया जाता है, तो सोलर रेडिएशन के मापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो पायरोमीटर। देखिए पायरोमीटर किससे, सूर्य का ताप मापते हैं, तो सूर्य का ताप तो जो है 1500 सेंटीग्रेड से तो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। ठीक है, इसलिए इसी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है उच्चतम, मतलब अधिकतम उच्च ताप मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, ये सेम क्वेश्चन हो गया, पायरोमीटर, बस उसकी भाषा लैंग्वेज जो यहाँ पर आप लोगों को अलग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने के लिए उपयुक्त है, वह क्या है, तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है सोनार, अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए सोनार जो है नौ संचालन में जो समुद्र की गहराई या फिर समुद्र के अंदर जितनी दिशा वगैरह मापने के लिए सोनार का ही यूज किया जाता है, दिशा या फिर दूरी। तो इसमें जो है बहुत ही रेडिएशन निकलते हैं माइन्यूट, तो उसके द्वारा मापते जा परिध्वनि जो प्रतिध्वनिक तरंगे होती हैं, पराध्वनिक तरंगे होती हैं, उनका यूज करते हैं सोनार में। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो नौ संचालन में इसका यूज करते हैं सोनार का। बढ़ते नेक्स्ट है वायु की आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग किए जाते हैं, तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता का मापक क्या है, तो सिस्मोग्राफ है। इसको आप लोग याद रखिएगा। भूकंप की तीव्रता को जो है सिस्मोग्राफ से मापते हैं, और अगर दूध की शुद्धता की बात करें तो लेक्टोमीटर से मापते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कलाई घड़ी में प्रदर्शित युक्तियों में से पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होते हैं, तो क्या होता है, वो द्रव्य क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रक्त दाब मापने का यंत्र क्या होता है, तो स्फिग्नोमेनोमीटर होता है। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर काम करता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप देखा होगा जो डॉक्टर गले में डाले रहते हैं उसी को स्टेथोस्कोप बोलते हैं, जिससे धड़कन वगैरह मापी जाती है। बढ़ते नेक्स्ट है ऑक्सेनोमीटर का उपयोग कर किसके लिए किया जाता है, ऑक्सेनोमीटर, तो ये पौधों की वृद्धि दर मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता, तो देखिए पारे का यूज किस में होता है, तो यहाँ पर आप लोग इससे एक क्वेश्चन और देख सकते हैं। तो पारे का यूज जो है साधारणतः तापमापी यंत्रों में होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को दे देगा कि पायरोमीटर में होता है या फिर साधारण तापमापी में होता है, तो यहाँ पर आप लोग साधारणतः तापमापी में ही लगाइएगा। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें उच्च संचालन शक्ति होती है पारे में। ठीक है, देखिए इसीलिए पारे का यूज किया जाता है, जो थर्मामीटर होता है ताप शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए। तो बहुत ही माइन्यूट परिवर्तन भी होता है तब भी वो जो है नोट कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁹ मीटर के बराबर। ठीक है, अगर इसी को सेंटीमीटर में बदलना होगा तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा। वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त होता है, क्या होता है, तो एक सेक्सटेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए प्रकाश की तीव्रता मापनी है तो इसके लिए लक्स मीटर का यूज करेंगे। ठीक है, अगर प्रकाश का टेम्परेचर मापना होगा तो उसके लिए हमने ऊपर बता दिया आप लोगों को क्या, पायरोमीटर। ठीक है, विकिरण तापमापी नापने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं, और यहाँ पर तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। नेक्स्ट यहाँ पर उपकरण है और यहाँ पर उनकी मापन की राशि है, जैसे आमीटर, तो विद्युत धारा जो है आमीटर में मापते हैं। ठीक है, तो सापेक्षिक आर्द्रता उसको हाइग्रोमीटर से नापते हैं, दाब बैरोमीटर से नापते हैं, और भार स्प्रिंग तुला से मापते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, स्प्रिंग तुला। ये 3 प्रकार के तुला होते हैं। ठीक है, तो इस तुला फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप में ही उसको नोट करते हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है देखिए सूची 1 सूची 2। तो स्टेथोस्कोप, तो इससे क्या मापते हैं, तो जो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। ठीक है, डॉक्टर लोग इसी का यूज करते हैं, अभी हमने आप लोगों को ऊपर बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है स्फिग्नोमेनोमीटर, तो इससे रक्तचाप मापते हैं। ठीक है, कैरेटोमीटर, इससे सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लक्समीटर, यह भी हमने ऊपर देखा कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्समीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एनीमोमीटर, इसको भी हमने ऊपर देखा वायु वेग नापने के लिए। ठीक है,
सिस्मोग्राफ, इसको भी हमने ऊपर देखा है, ये भूकंप की तीव्रता नापने के लिए यूज होता है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब मापने के लिए है, और हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए। देखिए दोनों अलग अलग हैं, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है तो किसमें, फैदम में, ठीक है। समुद्र की गहराई फैदम में नापी जाती है। और हमने अभी देखा कि उस प्रकाश की किसमें मापते हैं, प्रकाश की वो इकाई क्या होती है, तो डायोप्टर होती है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, समुद्र की गहराई किसमें मापते हैं, तो फैदम में। नेक्स्ट है, झूठ का पता लगाने में जो है पॉलीग्राफ, जब सवालों का उत्तर दिए जाते हैं तो वह माप करता है, तो किसका मापता है, करता है मस्तिष्क का। देखिए झूठ का पता लगाने की ये मशीन है पॉलीग्राफ, तो ये जो मस्तिष्क में लगाई जाती है, तो मस्तिष्क में जितने भी क्रियाएं होती हैं उनको ये नोट करता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, डॉक्टर के स्टेथोस्कोप की ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है, तो ध्वनि में परावर्तन, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए जब भी स्टेथोस्कोप लगाएंगे आप कान में तो उसकी ध्वनि की धड़कन आप लोगों को मतलब ज़्यादा तेज़ सुनाई देगी, तो इसका कारण क्या है, ध्वनि का परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट है, सोनोग्राफी में किरणें या फिर तरंगे प्रयुक्त होती हैं, कौन सी, परास्रव तरंगे, ठीक है। जो अभी हम ये सोनोग्राफी जो है शरीर के अंदर कोई भी अंग जांच करने के लिए सोनोग्राफी का यूज करते हैं, परास्रव तरंगे, ठीक है। इन्हीं का यूज जो है सोनार में भी किया जाता है, सोनार, ठीक है। सोनार अभी हमने बताया कहाँ यूज होता है, तो जितने भी ये मतलब जल यंत्र होते हैं, जल में चलने वाले, उनमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अब लोग थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति, ठीक है। तो देखिए धावन मशीन कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो अपकेंद्री बल है धावन मशीन का, ठीक है। धावन मशीन का भी अपकेंद्री बल है, और जो दूध से क्रीम निकालने का सिद्धांत वो भी कौन सा है, अपकेंद्री बल ही उसमें भी लगता है, ठीक है। देखिए दो प्रकार के होते हैं, अभिकेंद्री और अपकेंद्री। ये जो है अपकेंद्री केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है, और अपकेंद्री जो है बाहर से अंदर की ओर लगता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक दिशा प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने दिया, तो देखिए ये न्यूटन का तीसरा नियम है, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे कि आप अगर गोली चलाते हैं, आप बाहर को अगर गोली चलाएंगे तो आप मतलब गोली चलाने वाला व्यक्ति जो है थोड़ा सा पीछे की ओर जरूर हो जाता है, ठीक है, मतलब उसको झटका महसूस होता है, तो वो क्या होता है, वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। जैसे बम लॉन्चर होते हैं, ठीक है, तो उन सब में पीछे को काफ़ी तेज़ी से झटका लगता है, तो वो क्या होता है, वो सब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। बढ़ते नेक्स्ट है, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होगा यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती होगी, ठीक है। देखिए जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो जो जितना भी व्यक्ति का भार होगा उससे मतलब उसके वास्तविक भार से थोड़ा अधिक ही प्रतीक होगा, लेकिन जब अगर वो नीचे को लिफ्ट आएगी तो भार जो है कम प्रतीत होगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और यदि लिफ्ट रस्सी टूट जाती है लिफ्ट की, और फिर वो फ्रीली मूव करती है लिफ्ट नीचे की ओर, तो तब व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा। देखिए तीनों कंडीशन में क्वेश्चन बनता है, आप लोग तीनों कंडीशन को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, एक भारहीन रबड़ के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, ठीक है, तो जल में इसका भार क्या होगा। देखिए जब गुब्बारे में जल में किसी भी वस्तु का भार शून्य नहीं होता, ये आप लोग याद रखिएगा, वो 200 ग्राम का हो या फिर 200 केजी का हो, ये मायने नहीं रखता, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ये सबसे पहले क्वेश्चन हमने आप लोगों को बता दिया था कि भार में परिवर्तन किस लिए होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ठीक है। चूँकि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, वो पृथ्वी से 1.6 गुना है, ठीक है। तो पृथ्वी पर अगर चंद्रमा के सापेक्ष में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल देखेंगे तो ये कितना होगा, 6 गुना होगा चंद्रमा से, ठीक है। तो इसीलिए भार जो है 6 गुना बढ़ा प्रतीत होगा पृथ्वी पर। बढ़ते नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, ठीक है। ये देखिए जस्ट उल्टा हो गया, यहाँ पे हम पृथ्वी से चंद्रमा पर लिए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई वस्तु 6 केजी की होगी तो यहाँ उसका चंद्रमा पर कितनी हो जाएगी, तो 1 केजी की हो जाएगी, क्योंकि जो पृथ्वी पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल होता है चंद्रमा पर उसका 1/6 ही होता है, ठीक है। तो ये 1 बचेगा वहाँ पर। बढ़ते नेक्स्ट है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है तो क्या, तो घनत्व उसका अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। मात्रा बदल देंगे फिर भी उसका घनत्व जो है वो अपरिवर्तित ही रहेगा। नेक्स्ट है, जब तक इसमें कोई अशुद्धि वगैरह नहीं मिलाएंगे। नेक्स्ट है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी, तो क्या नहीं बदलेगा, आयतन नहीं बदलेगा, ठीक है। चीनी कितनी भी मिला देंगे आप लोग पानी में तो उसका आयतन वही रहेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोलक घड़ियाँ जो हैं गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों,
क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे कि इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए लोलक घड़ी कैसे होती है, ऐसे होती है, ये हिलती रहती है इधर की ओर इधर की ओर। ठीक है, तो जब ये लंबाई जो गर्मी में होती है, गर्मी में इसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो जो ये आवर्तकाल है ये बढ़ जाता है। सॉरी, आवर्तकाल, हाँ आवर्तकाल ये बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि दोलन करने में समय जो है अधिक लगता है। अगर यहीं ठंडी में होगा तो ये जो है लोलक की लंबाई ये घट जाएगी, फिर ये जो है जल्दी जल्दी आवर्तकाल इसका छोटा हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी मतलब गति करने लगेगा। ठीक है, तो लोलक की लंबाई मतलब फिर क्या होगा, घड़ी जो है जल्दी तेज़ी से चलने लगती है। इसको आप लोग याद रखिएगा, दोनों कंडीशन है, गर्मी की भी और ठंडी की भी। नेक्स्ट है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचा जाता है तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी जो है पानी की सतह से ऊपर आने पर भारी हो जाती है। जैसा कि हमने बताया आप लोगों को कि जो वाटर होता है, वाटर में कोई भी वस्तु होती है तो उसका भार जो है शून्य होता है। नेक्स्ट है, पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिर जाती, क्यों? क्योंकि जो उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र है, केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो है वो तल के अंदर रहती है। ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है इस तरह का, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर पीसा की मीनार है, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं वो लोग, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, समान गति से जा रहे हवाई जहाज़ में यदि एक बम जो है नीचे गिराया जाता है तो बम नीचे पहुंचने पर हवाई जहाज़ की स्थिति क्या होगी? बम के ठीक ऊपर ही होगी। ठीक है, चूँकि जो बम की भी गति होती है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। मतलब कोई भी वस्तु गिराएंगे, बम हो या फिर कोई भी वस्तु, वो ठीक जो है उस वस्तु के ऊपर ही विमान होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा किस पे? तो देखिए, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप किस पर निर्भर करता है? तो ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे हुए वजन पर निर्भर करता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हवाई जहाज में से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो वायुदाब में कमी आती जाती है, इसी कारण ये जो है होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रॉकेट किस पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जेट इंजन किस पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम जो है सही होगा, क्या होगा? तो वस्तुओं का भार जो है शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी हो जाती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह कैसा होगा? तो जब दूरी, अगर मान लीजिए सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी है, सूर्य बड़ा होता है, ठीक है, ये जो दूरी है, अगर कह रहा है कि अगर इसको दोगुना कर दे तो गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो क्या है, वह जितना है उसका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चूँकि इसका जो फार्मूला क्या होता है, कैपिटल जी बराबर ये होता है स्मॉल जी m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, तो इससे निकालेंगे तो ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट, चूँकि जैसे r² होता है, चूँकि r को अगर हम लोग 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए इसी से और भी देख लीजिए, अगर कहता है 4 गुना कर दें तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? उसका गुरुत्वाकर्षण बल कितना बचेगा? 16 गुना, सॉरी 1/16 भाग हो जाएगा उसका। ठीक है, ये चौथा भाग लिखा है यहाँ पर, चौथा भाग बचता है। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। क्योंकि जो पृथ्वी है, जो ध्रुवों पर जो है उसकी दूरी जो है केंद्र से वो सबसे कम होती है। इसको आप लोग याद रखिए, क्योंकि पृथ्वी का शेप कैसा है? ओवल आकार का है, ऐसा है। और ये हम मान लीजिए यहाँ पर वो इक्वेटर लाइन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी इक्वेटर लाइन है यहाँ पर। ठीक है, 0 डिग्री पर होती है इक्वेटर लाइन। तो ये मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र है, जो ध्रुवों से दूरी होती है तो सबसे कम यहीं पर होती है ध्रुवों पर। ये दूरी देखिए, ये ज़्यादा है। ठीक है, तो दूरी जितनी ज़्यादा होगी गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम लगेगा, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए पिंड का भार भी यहीं पर सबसे ज़्यादा महसूस होगा, यहाँ पर इसके अपेक्षाकृत यहाँ पर ज़्यादा महसूस होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ध्रुवों पर। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना किसको इंगित करता है? तो ये तूफान को इंगित करता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अचानक गिरता है तो तूफान को, अगर ये धीरे धीरे गिरता है तो तूफान के साथ हल्की सी बारिश, तेज़ हवाओं के साथ हल्की सी बारिश। ठीक है, अगर ये नहीं गिरता है तो वो मतलब आसमान साफ है ऐसा संकेत देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जो है स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव क्या होगा? तो किनारे से दूर हटेगी। ठीक है,
इसको आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट है पानी से भरे एक बीकर में एक जो है बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है। जब वो संपूर्ण पिघल जाएगा तो क्या होगा, पानी की सतह जो है अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पानी की सतह घटेगी या फिर बढ़ेगी नहीं, अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट है एक व्यक्ति चलती गाड़ी में जो है इंजन की ओर मुँह करके बैठा है, ठीक है। वह एक सिक्का उछालता है और उसके पीछे भागता है और रेलगाड़ी चल रही है, तो क्या होगा, आगे गतिवर्धन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार कौन है, तो घर्षण का बल है। बढ़ते नेक्स्ट है पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो कैसे होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। देखिए याद, आप लोग याद रखिएगा, जो नदियों का पानी या फिर इसीलिए जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं वहाँ पर पानी जो है ऊपर ऊपर का जम जाता है और नीचे का पानी जो है तरल अवस्था में ही रहता है, और वहाँ पर भी जो है मछलियाँ हैं वो जीवित रहती हैं, ठीक है। होता क्या है, जैसे ही टेम्परेचर जो घटते घटते 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है, देखिए जो सतह का टेम्परेचर है वो जल्दी ठंडा होता है, तो जब ये 4 पे आ जाता है तो ये जमने लगता है, ठीक है। और नीचे वाला टेम्परेचर अपेक्षाकृत उससे गर्म ही होता है, तो ये जम जाता है और ये अपेक्षाकृत उससे गर्म ही बना रहता है, इसलिए यहाँ का जो है क्या होता है, मछलियाँ जीवित रहती हैं, ठीक है। जमी हुई झीलों में भी मछलियाँ जीवित रहती हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है जल का अधिकतम घनत्व, ये तो हम लोग देख लिया। हाँ, यहाँ पर देखिए जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, किस पे होता है, तो अगर इसको केल्विन पे देखें तो 277 केल्विन हो जाएगा। चूँकि एक मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है, तो 273 केल्विन के बराबर होता है। चूँकि जल का अधिकतम घनत्व किस पे होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, तो इसमें 4 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 277 हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो बैठे हुए यात्री का सिर जो है पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, स्थिरता का जड़त्व, ठीक है। ये कहाँ से निकल के आता है, ये आता है न्यूटन के जो है प्रथम नियम से, इसको आप लोग याद रखिएगा, जड़त्व का नियम भी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है वायु शक्ति में जो है ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो कौन होता है, तो वायु में जो गतिज ऊर्जा होती है उसके द्वारा ही विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। नेक्स्ट है समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है, तो कितना भाग होता है, 1/9 भाग, 1/9 भाग ऊपर होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट, बाकी सारा भाग जो है पानी में डूबा रहता है, जितना भी बड़ा आइस होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में जो है सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है निर्वात में, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है जब एक चलायमान वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो जैसे वेग उसका दोगुना हो जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह क्या होगा, वह सेब क्या होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेब छोड़ा जाए या फिर कोई भी वस्तु छोड़ी जाए, ये मतलब मायने नहीं रखता है, वह वस्तु भी जो है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उतनी ही गति से गतिमान होने लगेगी, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कलाई घड़ी में जो है प्रदर्शन युक्तियों में तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होते हैं, क्या प्रयुक्त होते हैं, अभी इसको हमने ऊपर देखा, क्या प्रयुक्त होते हैं वहाँ पर, तो द्रव्य क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जब एक व्यक्ति उपग्रह से पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर उपग्रह यानी कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है, तो गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है, इसलिए उसका भार भी 0 प्रतीत होता है, लेकिन उसका जो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, देखिए। नेक्स्ट है अपने कक्ष में एक उपग्रह जो है बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, तो वो ऐसा किस कारण कर पाता है, तो वो अभिकेंद्री बल के कारण, ठीक है। यहाँ पे अभिकेंद्री है, ये आप लोग याद रखिए, अपकेंद्री नहीं है। अपकेंद्री का हम लोगों ने ऊपर देखा, अपकेंद्री किस में लगता है, तो वॉशिंग मशीन उसमें अपकेंद्री लगता है, और दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया में भी अपकेंद्री बल लगता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लग रहा है, उपग्रह का घूमने में तो अभिकेंद्री लग रहा है, ये केंद्र की ओर बल कार्य करता है, और अपकेंद्री जो है केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर स्थूल पदार्थों के गुण, ठीक है। देखते हैं जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो घटित होता है क्या, त्रिज्या बढ़ जाती है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जब द्रव्यमान रहता है कितना, तो स्थिर रहता है, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने बताया आप लोगों को, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, वो वस्तु चाहे केंद्र पे हो या फिर इक्वेटर पे हो या फिर अंतरिक्ष में हो या फिर पृथ्वी पर हो, उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है परंतु उसका भार जो है बदलता रहता है। ऐसा हम लोगों ने 2-3 बार ऊपर भी पढ़ चुके हैं पृथ्वी और चंद्रमा के कॉन्टेस्ट में, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है एक कमज़ोर बल यानी कि उसको क्या बोलते हैं, दुर्बल बल,
तो जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त ना हो, क्या होगा, वो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ठीक है, पढ़ते नेक्स्ट है। अर्धचालक अर्धचालक का एग्जाम्पल क्या है? अर्धचालक क्या है? सिलिकॉन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अर्धचालक का क्या होता है? सिलिकॉन बेस्ट है। सॉरी, नेक्स्ट है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसी कारण जो है साबुन का बुलबुला जो है मतलब बना रहता है, फूटता नहीं है। अगर वायुमंडलीय दाब अधिक होता तो साबुन का बुलबुला तुरंत ही फूट जाता, बुलबुला बन ही ना पाता। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, तेल तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है। क्यों? क्योंकि जो है तेल का तल तनाव जो है पानी से कम होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोहे की सुई जो है पारे की सतह पर तैरती रहती है। क्यों? क्योंकि उसका जो है पृष्ठ तनाव, वो पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि पानी का जो है पृष्ठ तनाव होता है, तो इसीलिए जो है लोहे की सुई अगर आप लोग डाल देंगे तो वो तैरती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि जो है सुई की अपेक्षा घनत्व जो है, सुई के अपेक्षित घनत्व जो है उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है, वो जो है वह कुछ ऊपर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि सागर का जल कैसा होता है, वो खारा होता है। तो जो खारा होता है उसका घनत्व अधिक होता है। जब घनत्व अधिक होगा तो यहाँ पर देखिए घनत्व पर ही निर्भर करता है वस्तु की कितना डूबेगा कितना नहीं है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। इसको मिला के पढ़िएगा, आसानी से दोनों समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा घनत्व पानी का होगा तो वस्तु जो है उतनी ही ऊपर रहेगी। ठीक है, और अधिक ज़्यादा खारा होगा तो फिर वस्तु कम ही डूबेगी, और कम घनत्व का पानी होगा तो वस्तु ज़्यादा डूब जाएगी। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कमरे के ताप पर सिलिकॉन होता है तो कैसा होता है? सिलिकॉन अर्धचालक है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अभी हमने आप लोगों को ऊपर भी बताया। नेक्स्ट है, ध्वनि तथा तरंग गति, ये क्या होती हैं? अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग ध्वनि एवं तरंग गति के बारे में। देखिए, यदि वी ए, वी डब्ल्यू या वी एस, यानी कि एयर वेग जो है एयर में, वेग वाटर में, ठीक है, वेग सॉलिड में। ठीक है, तो ये देखिए क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात के ध्वनि वेग हैं। तो ये कैसा होगा? देखिए, तो जो इस्पात में वेग होगा यानी कि लोहे में, तो वो अधिक होगा ध्वनि का वेग। ठीक है, और फिर उसके पश्चात क्या किस में होगा? वाटर में। और सबसे कम ध्वनि का वेग किस में होगा? तो एयर में होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा किस में होगा? सॉलिड में वेग। ठीक है, सॉलिड में, उसके पश्चात वाटर में, उसके पश्चात एयर में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खाद्य फलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि क्या है? तो क्या है उसको, क्या कौन सी विधि बोलते हैं? जेनिको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो किसमें होता है? तो इस्पात में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सामान्य परिस्थितियों में वृक्ष की पत्तों की सरसराहट कितना डेसिबल, मतलब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करती है? तो देखिए पत्तों की सरसराहट जो है 20 डेसिबल की ध्वनि प्रदर्शित करती है। ठीक है। WHO के द्वारा सबसे उत्तम कितना डेसिबल माना गया है मनुष्य के लिए? तो 45 डेसिबल की ध्वनि मानी गई है। अगर इससे अधिक ध्वनि होती है तो मनुष्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण परिरक्षण क्या है? वो तारत्व है। तो तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तारत्व, इसी के द्वारा हम लोगों को ध्वनि जो है मीठी और मतलब पतली और मोटी सुनाई देती है, तारत्व के कारण। बढ़ते नेक्स्ट। आवृत्ति जितनी अधिक होगी ध्वनि उतनी ही पतली होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। आवृत्ति जितनी कम होगी ध्वनि उतनी ही मोटी होती है। ठीक है, ध्वनि के छोटे विभाजनी ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है। ध्वनियों के छोटे विभाजनी ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है। इसमें से प्रत्येक की एक, क्या लिखा है यहाँ पर? अस्मिता क्या होती है? तो ध्वनि ग्राम होती है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो किसमें होता है? स्टील में होता है। स्टील मीन्स जो अभी बताया हमने आप लोगों को, इस्पात। ठीक है, इस्पात का ही रूप है स्टील। पढ़ते नेक्स्ट है, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी होती हैं? तो माइक्रोवेव तरंगे, सूक्ष्म तरंगे बोलते हैं हिंदी में। तो ये दूरसंचार के लिए प्रयुक्त होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दूरदर्शन के प्रसारणों में ध्वनि तरंगों को प्रेरित करने की युक्ति क्या कहलाती है? तो कौन सी तकनीक की होती है? वो आवृत्ति मॉड्यूल होती है। देखिए यहाँ पे ध्वनि तरंगों को और ध्वनि संकेतों को प्रयुक्त करने के लिए आवृत्ति का मॉड्यूल का यूज करते हैं। और अगर यहीं पे अगर होता दृश्य तरंगे, जितने भी टेलीविजन होते हैं अगर उसमें दृश्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए वहाँ आयाम मॉड्यूल यूज होता है। ठीक है, आयाम, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आयाम मॉड्यूल
और यहाँ पे आवृत्ति मॉड्यूलन होता है ध्वनि संकेतों में। दोनों को याद कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट है, किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो रिमोट में कौन सी तरंगें यूज होती हैं? तो वहाँ पे अवरक्त तरंगें और रेडियो तरंगें यूज होती हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। तो कौन सा होता है? अगर 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो वो जो है हानिकारक होता है। ये वो जो है ध्वनि प्रदूषण को जो है पैदा करता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, थर्मस फ्लक्स के लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है। देखिए, अगर आप लोग थर्मस फ्लक्स में कोई भी वस्तु रखेंगे तो लंबे समय तक जो है ठंडा या फिर गर्म रहता है, तो उसमें ऊष्मा की कोई हानि या अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो क्यों? तो इसमें जो है संचालन, संवहन और विकिरण, तो ये तीनों क्रियाएं नहीं होती हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। चूँकि तरंगों के चलने की तो यही तीनों प्रक्रियाएं होती हैं, संचालन, संवहन, विकिरण। इसीलिए ये तीनों नहीं होती, इसलिए जो भी पदार्थ आप लोग उसमें डालेंगे, अगर ठंडा डालेंगे तो ठंडा बना रहेगा, गर्म डालेंगे तो गर्म बना रहेगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ठोस और गैस दोनों माध्यम में चलती हैं। तो कौन सी किरणें चलती हैं? वो ध्वनि तरंगें चलती हैं, ठोस और गैस दोनों माध्यम में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ध्वनि तरंगें तरल माध्यम में नहीं चलती हैं, यहाँ पे ये तरल नहीं लिखा है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगें नहीं चलती हैं किसमें? निर्वात में नहीं चलती हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रस्रव वे ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है प्रस्रव तरंगों की ध्वनियाँ। इसलिए ये हम लोगों के लिए, मतलब इसको मनुष्य नहीं सुन सकता है। मनुष्य कितनी ध्वनि सुन सकता है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियाँ सुन सकता है, ठीक है। लेकिन जब 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि हो जाएगी तो मनुष्य उसको नहीं सुन पाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए, ध्वनियाँ 3 प्रकार की होती हैं, आप लोग देख लीजिए एक बार शॉर्टकट में कौन कौन सी होती हैं। तो अनुश्रव अवसर्व होती हैं, ठीक है, श्रव होती हैं, और ये पराश्रव होती हैं। तो पराश्रव ध्वनियों की, इनका जो पराश्रव ध्वनियों का तो हर्ट्ज कितना होता है? तो इनका होता है 20,000 से अधिक। कितना होता है? तो 20,000 से अधिक। और इनका कितना होता है? इनका श्रव तरंगे जिनको मानव सुन सकता है तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। और इनका कितना होता है अवश्रव तरंगों का? तो इनका जो है 20 हर्ट्ज से कम ही होती है ध्वनि, ठीक है। इसको भी मानव नहीं सुन सकता, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सोनार में हम उपयोग करते हैं तो प्रस्रव तरंगों का यूज करते हैं। इसको हमने पहले ही बता दिया। सोनार का यूज कहाँ पे करते हैं? तो जितने भी समुद्री वाहन होते हैं उनमें सोनार का यूज करते हैं, ठीक है। पनडुब्बी वगैरह में सोनार का यूज करते हैं, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, नज़दीक से आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ जो है बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने पर सीटी की आवाज़ जो है घटती जाती है। तो यह किसके कारण होता है? तो ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तरंग का वेग अधिकतम होता है तो किसमें होता है? धातु में होता है। ध्वनि का वेग, ठीक है, धातु में। अभी हमने बताया ऊपर, मेटल यानी कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा, उसके पश्चात वाटर में, उस सबसे कम एयर में, ठीक है। नेक्स्ट है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो कम से कम 17 मीटर की होनी चाहिए लगभग। यहाँ पर आप लोग 16.5 मीटर एग्जैक्ट लिखा हुआ है। अगर 17 भी आता है ऑप्शन में, ज़्यादातर 17 मीटर ही लिख के आता है, तो आप लोग उसको भी सही मानिएगा। अगर यहाँ पर एग्जैक्ट लिखा है तो भी इसी को सही मानिएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि चलती है तो किससे? अनुदैर्ध्य तरंगों के समान चलती है ध्वनि तरंगें, ठीक है। और अगर यहीं पे होता है प्रकाश की तरंगें कैसे चलती हैं? तो अनुप्रस्थ के तरह चलती हैं, ठीक है, अनुप्रस्थ। इनको याद करने का आसान सा तरीका है, यहाँ पर भी प्रा आता है और यहाँ पे भी प्रा आता है, ठीक है। यहाँ पे आधा धा आता है, यहाँ पे धा आता है, तो इनको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या होता है? तो उनसे जो है पराध्वनिक तरंगें निकलती हैं, ठीक है, और वो उनके द्वारा वो निर्देशित होते हैं। बढ़ते नेक्स्ट, ये कीड़े को नष्ट कर सकती है, ये जो है धूलों को हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए भी किया जाता है। ये स्वचालित दरवाज़ों को भी नियंत्रित करती हैं। तो ये सभी गुण किसके हैं? तो सभी गुण किसके हैं? पराश्रव तरंगों के हैं, ठीक है। ये आप लोग ये स्टेटमेंट को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट उठा करके सीधा एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे 5 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है, सिटी स्कैन करने में उपयोग में लाई जाती है तो क्या? एक्सरे, ठीक है। एक्सरे यूज होता है सिटी स्कैन में। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो प्रोफेसर रंजन ने की थी। बढ़ते नेक्स्ट, एक्स किरणों की खोज, ठीक है।
एक्स किरणें लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि कुछ देर तक सुनाई देती है, तो किसके कारण? तो वो अनुरणन के कारण, ठीक है, रिवर्बरेशन के कारण। नेक्स्ट है देखिए, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो रडार का यूज किया जाता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है वह तरंग जो कीड़ों को नष्ट कर सकती है, तो कौन सी होती है? वो पराश्रव तरंग है, ठीक है। अभी हमने ऊपर आप लोगों को बताया, ठीक है, पराश्रव तरंगों का यूज कपड़ों को साफ करने में, कीड़ों को नष्ट करने में, ये सब में पराश्रव तरंगों का यूज होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, वह तरंग जो कपड़ों से धूल हटा सकती है, तो देखिए पराश्रव तरंग है। वह तरंग जो बीमारी को उपचार कर सकती है, स्वचालित दरवाजों में यूज होती है, पराश्रव तरंग है। ये सारे हम लोगों ने ऊपर एक स्टेटमेंट में देख लिया है, इसलिए कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा पूरा स्टेटमेंट वो वाला, ठीक है। नेक्स्ट है तरंगों की लंबाई अधिकतम मतलब सर्वाधिक छोटी किस्में होती है, तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी किस्में होती है, तो गामा किरणों में होती है, ठीक है। गामा किरणें ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, गामा किरणें, ठीक है। गामा किरणों के बाद किस में होती है? फिर गामा किरणों के पश्चात जो है एक्सरे में होती है, एक्सरेज में, ठीक है। यानी कि गामा किरणों से तो बड़ी ही होती हैं एक्सरेज में, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, चूँकि देखिए यहाँ पर इसको आप लोग एक तरीके से और समझ सकते हैं, चूँकि इनकी जो तरंग दैर्घ्य सबसे लंबाई सबसे कम होती है, इसीलिए इनकी भेदन क्षमता भी सर्वाधिक होती है, ठीक है। गामा किरणों की जितनी ज़्यादा तरंग दैर्घ्य आप लोग बढ़ाते जाएंगे, भेदन क्षमता उतनी ही कम होती जाएगी, जितनी ज़्यादा तरंग दैर्घ्य घटाते जाएंगे, भेदन क्षमता उतनी बढ़ती जाएगी, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचालित होती हैं, तो ऊर्जा के माध्यम से। नेक्स्ट है प्रेक्षागृह की दीवारें और छत रेशेदार सामग्री तथा कांच रेशे से अनाच्छादित करी जाती हैं, तो क्यों? क्योंकि ध्वनि को आवेशित कर और प्रतिध्वनि को बचने हेतु, ठीक है। नेक्स्ट है एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सहयात्री को नहीं सुन सकता, क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ पर निर्वात होता है, चंद्रमा की सतह की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए ध्वनियाँ प्रसारित होने के लिए कोई माध्यम नहीं होता है, चूँकि चंद्रमा पे क्या होता है? निर्वात होता है, तो यहाँ पर निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती है, इसको हमने पहले भी देख लिया है और इसका यूज भी यहाँ पर करके हम लोगों ने देख लिया, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर उष्मा और उष्मागतिकी नियम के बारे में, ठीक। तो चलिए अब इसके यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे इसके बाद का जितना भी बचा हुआ है फिजिक्स। तो यहाँ पर सब हम कोशिश करेंगे कि 2-2 लेक्चर बना दें, 2 फिजिक्स के, ठीक है, 2 केमिस्ट्री के और 2 बायोलॉजी के, 2-2 में कवर करवा देंगे हम आप लोगों को। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट जितने भी टॉपिक बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।